नमस्कार दोस्तों, यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के पेपर 1 जनरल नॉलेज के लिए आज यूनिट 2 से रिलेटेड 50 MCQs 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जो कि यूनिट 2 से है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से। ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसको एक टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस इनमें कैसा है। इस तरह के यूनिट वाइज मैं 50-50 क्वेश्चंस जीके के पेपर के सारे यूनिट्स पे कराऊंगा। जो यूनिट 1 है वो क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कराऊंगा ताकि तब तक के जो बेस्ट MCQs हैं वो रेडी हो जाएं। आज के जो क्वेश्चंस हैं इनमें 30 से 35 अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं सही तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सामान्य होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये यूनिट आप तैयार कहाँ से कर सकते हैं? इसके लिए आप UGC नेट की जितनी भी बुक्स आती हैं पेपर 1 की, उनमें सब में आपको ये यूनिट्स मिल जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से अलग मिलेगी और रिसर्च एप्टीट्यूड नाम से अलग मिलेगी। इन दोनों यूनिट्स को आप UGC नेट की किसी भी पब्लिशर की, किसी भी ऑथर की बुक से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हों उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज ये जो टोटल यूनिट है इसमें है क्या? ये 4 ऑप्शंस हैं, टीचिंग से रिलेटेड है, दूसरा रिसर्च मीनिंग एंड मेथड्स है, तीसरा डेटा सोर्सेज कलेक्शन एनालिसिस है, और चौथा इसमें रोल ऑफ UGC इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोपोर्शनेट वे में आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेडागोजी इज रिलेटेड टू। पेडागोजी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टीचिंग से। पेडागोजी होती क्या है? ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, उस मेथड से संबंध है पेडागोजी का। पेडागोजी वो एक क्वालिटी है किसी पर्सन की जिससे वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाता हो। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन डील्स विद। कोठारी कमीशन किससे संबंधित था? तो कोठारी कमीशन का संबंध काफ़ी फेमस कमीशन है। बार बार क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है। इसके ऊपर आप जरूर पढ़ लें कोठारी कमीशन के ऊपर। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एजुकेशन से संबंधित है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1964 से 66 में यह कमीशन की जो इसकी रिपोर्टिंग थी वो चली थी 1964 से 66 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 इज जनरली नोन एज। इसको साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इस कमीशन को कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन से भी जानते हैं, और इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोल दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन। ये कमीशन भारत सरकार ने अपॉइंट किया था 14 जुलाई 1964 को। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम है। उनका पूरा नाम था DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी। और इस कमीशन में टोटल जो मेंबर्स की संख्या थी वो थी 16। इन 16 मेंबर्स में टोटल कुछ विदेशी मेंबर थे और कुछ देश के मेंबर थे। जो देश के सदस्य थे इसमें उनकी संख्या थी इसमें 16 में से 11, और बाकी 5 मेंबर्स जो थे वो फॉरेन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज यूज्ड द टर्म पैराडाइम इन द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में पैराडाइम जो शब्द यूज किया, ये किसने शुरुआत की, मतलब किसने इसे स्टार्टिंग में यूज किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, TS कुन। TS कुन ऐसे थे, थॉमस कुन के नाम से जाना जाता है इनको। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाए थे पैराडाइम साइंस की फिलॉसफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, डिफरेंशियल लेवल। ये टीचिंग का लेवल नहीं है। टीचिंग के 3 लेवल्स माने जाते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल।
नेक्स्ट है द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स। अब वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य स्टूडेंट्स में क्या इनकलकेट होना होता है, क्या डालना, उनमें क्या देना, प्रोवाइड करना होता है, यह बताना है इसमें। तो सही जवाब है इसका मॉरल वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन जो वैल्यूज है वो टर्म ही मॉरल से रिलेटेड है। मॉरल वैल्यूज डालते हैं स्टूडेंट्स में ताकि वो एक अच्छे पर्सन बन सकें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें, ये मकसद है वैल्यू एजुकेशन का। नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स का सही इवैल्यूएशन इनमें से कौन से मेथड से पॉसिबल है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं। इसमें साल भर, वर्ष भर जैसे जैसे बच्चे को लर्निंग कराई जाती है वैसे वैसे उसकी परख भी चलती रहती है, क्योंकि बीच बीच में जब उसके जो टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट उसको दिए जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि उसको कहाँ रिमेडियल की जरूरत है। तो ये बेस्ट तरीका इवैल्यूएशन का माना जाता है। इसमें साथ साथ सुधार भी चलता रहता है। नेक्स्ट है सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पज द टीचर शुड। अब यहाँ पे पूछा गया कि मान लीजिए एक स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए टीचर के घर जाता है, विजिट करता है, तो टीचर को इनमें से क्या करना चाहिए ऐसे केस में। गिवन ऑप्शंस में से आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है, पॉज करके आप ऑप्शन पढ़ लें, ट्राई करें कौन सा सही है, फिर देख लें सही कौन सा है। तो इस गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। किसी टीचर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है तो जो रीजनेबल हेल्प है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, और बच्चे का मोरल बूस्ट करना सबसे अच्छी ड्यूटी होती है टीचर की। नेक्स्ट है व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ। कुछ बच्चे शरारती हैं और वो मिसचीफ करके, धोखा दे करके टीचर को जानबूझ करके डेलिबरेटली डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं क्लास में डिसिप्लिन को। व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर। एक टीचर होने के नाते आपका रोल क्या होगा, आपकी क्या भूमिका होगी। तो गिवन ऑप्शंस में से ट्राई करें। इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। टीचर को एक बार उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं, आत्मनिरीक्षण कर पाएं और अपना बिहेवियर इंप्रूव कर पाएं। इसके लिए टीचर को उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, और फिर उनके एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है, ताकि स्वयं में अगर वो सुधार ला सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए प्रोजेक्टेड एड। इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड से संबंधित है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, एपीडायोस्कोप। ये प्रोजेक्टेड एड से रिलेटेड है। प्रोजेक्टेड एड का मतलब होता है ऐसे विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं जिनको प्रोजेक्टर के साथ हम दिखा सकते हैं बच्चों को कोई विशिष्ट जब हमें चीज उनको बतानी होती है। तो ये एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है जिसमें कि हम इमेजेस दिखा सकते हैं, ओपेक टाइप की भी और ट्रांसपेरेंट टाइप की भी। ये इसका एपीडियोस्कोप का काम होता है। नेक्स्ट है ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क। देखिए एक टीचर को फ्लुएंट माना जा सकता है क्वेश्चंस पूछने में। फ्लुएंट का मतलब वो फ्लुएंटली पूछ रहा है, लेकिन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम उसको रियल में फ्लुएंट मान सकते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, मीनिंगफुल क्वेश्चंस। अगर वो फ्लुएंट हैं लेकिन मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जल्दी से, तब उनको फ्लुएंट माना जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। एक टीचर में सबसे ज्यादा आवश्यक इनमें से कौन सी क्वालिटी है गिवन ऑप्शंस में से। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, ही शुड हैव पेशेंस। देखिए बाकी सब तो होना ही चाहिए, वेल लर्नड भी होना चाहिए टीचर को, ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसको, वेल ड्रेस्ड भी रहना चाहिए, और इसके अलावा वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस, एक टीचर को रखनी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर का रेस्ट करता है, यानी कि रिलेटेड होता है, इसके ऊपर बेस्ड होता है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एडुटेनमेंट, यानी कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ये उसको हमेशा गाइडिंग प्रिंसिपल अपने माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट है
द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, अब टीचिंग का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा हो सकता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। एक डिस्कशन इनिशिएट करना जिसमें बच्चे विचार विमर्श कर सकें और फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, अपनी भी राय देना। नेक्स्ट है इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, अब क्लासरूम में कोई इंटरेक्शन होता है तो उसमें जनरेट क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या निकल करके आना चाहिए? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आइडियाज। उससे आइडियाज निकलने चाहिए। जब क्लास इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में तो उसमें आइडियाज निकल के आने चाहिए। नेक्स्ट है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, रॉड को स्पेयर कर दो, छोड़ दो और बच्चे को बिगाड़ दो। गिव्स द मैसेज, ये क्या मैसेज देता है? यानी कि अगर शुद्ध भाषा में कहें, शाब्दिक अर्थ तो इसका बनता है कि आप डंडे को अगर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है कॉन्सेप्चुअल वो ये बनता है कि आप अगर आप बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं बच्चे को तो ये खराब हो जाएगा बच्चा। ये जो मैसेज है ये क्या मैसेज देता है ये सेंटेंस? तो गिवन ऑप्शंस में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। अब हालांकि वो पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई बच्चा डिमोरलाइज हो जाए, यह ध्यान रखने की बात है महत्वपूर्ण। कोई हार्श पनिशमेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो उसका हल्का कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर होना चाहिए, सो दैट उसको पता चले कि ये बिहेवियर नहीं है अच्छा, और बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसा बिहेवियर करने से बचें। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, अब कम्युनिकेशन का वो टाइप जो टीचर क्लासरूम में रखता है उस कम्युनिकेशन को किस टाइप का कम्युनिकेशन कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ग्रुप कम्युनिकेशन। ये एक ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि टीचर भी अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, टीचर भी जानकारी दे बच्चों को, बच्चे भी अपनी बातें रख सकें और आपस में डिस्कशन भी उनमें हो सके। नेक्स्ट है while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should, जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उस समय कोई डिस्टरबेंस होता है क्लास में तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टरबेंस, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए पढ़ने के लिए जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी जो जवाब होते हैं वो इसको लेकर के होते हैं, पॉजिटिवनेस को लेते हुए, और दूसरी बात वो फर्स्ट रिएक्शन के संबंध में होते हैं। हाँ, ये संभव नहीं होगा तब अगला स्टेप सोचा जा सकता है, लेकिन आपको जो भी जवाब देना है वो फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए वहां पे सोच के देना है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, अब प्रभावी शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग फंक्शन है किसका, किसकी मतलब किसके वजह से संभव हो पाएगा इफेक्टिव टीचिंग, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये प्रभावी टीचिंग होगी, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं चीज को तो ये इफेक्टिव टीचिंग है, मतलब तब हम इफेक्टिव टीचिंग उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उचित अर्थ क्या हो सकता है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो ये है कि जब कोई लर्न करता है कुछ तो उसके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज, दैट इज मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, अब ये टीचिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं और इनको आपको ऑर्डर में पुट करना है कि कौन सा ऑर्डर गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑर्डर होगा। तो प्रोसेस को एक बार पढ़ लें और फिर चेक करें कौन सा सही हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑर्डर है मैं वो यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, हालांकि ये ऑप्शंस हैं इसके ABCD, अब इसके हिसाब से आप प्रोसेस के हिसाब से इसके जो स्टेप्स हैं करेक्ट उनको चिन्हित करें। इसमें सबसे पहले फॉर्मुलेट करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, सबसे पहले ये हमें फॉर्मुलेट करना होगा, ये तय करना होगा। उसके बाद फिर रिलेट द प्रोसेस, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, जो प्रेजेंट नॉलेज है बच्चों की उसको हमें प्रीवियस से रिलेट करना चाहिए, यानी कि प्रीवियसली जो पढ़ाया था उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसके बाद प्रेजेंटेशन करना चाहिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, यानी कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम देंगे उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद बारी आएगी एवैल्यूएशन, यानी कि प्रेजेंट करने के बाद हम एवैल्यूएट करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा, और एवैल्यूएशन करने के बाद
फिर उसका रीटीचिंग करेंगे, यानी कि इवैल्यूएशन में हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, तो रीटीचिंग स्टार्ट करेंगे, और कौन से कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो रीटीचिंग हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया, और गिवन स्टेप्स में इसका ऑर्डर देखें तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। अब हायर एजुकेशन लेवल पे टीचर का रोल क्या होता है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन के केस में सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट्स में प्रमोट करना ये सबसे महत्वपूर्ण एक रोल होता है टीचर का। नेक्स्ट है द वेस्टहैम स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय। वेस्टहैम स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉपुलराइज किया गया था किसके द्वारा, यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मन सोशल साइंटिस्ट के द्वारा ये विचारधारा को पॉपुलर किया गया था। जर्मन सोशल साइंटिस्ट मैक्स वेबर ने इसको पॉपुलर किया, और इस वेस्टहैम का मतलब होता है, इस जो विचारधारा है इसका मतलब होता है कि एक्शन को एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। नेक्स्ट है वन शुड बी ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च और बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो गिवन ऑप्शंस में से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पे कोई बायस्डनेस की संभावना ना रहे, टू द पॉइंट, तो ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है रिसर्च के केस में। नेक्स्ट है while doing research it is better to select a hypothesis which is। जब रिसर्च करते हैं तो अच्छा होता है कि कोई हाइपोथेसिस, कोई परिकल्पना, प्राकल्पना, उपकल्पना, सभी इसको बोल सकते हैं हिंदी में। हाइपोथेसिस, उपकल्पना, परिकल्पना, प्राकल्पना, ये सब बोल सकते हैं। तो ये कैसी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस हमें सेलेक्ट करनी चाहिए रिसर्च से पहले, लेकिन ये कैसी हो सकती है, गिवन ऑप्शंस में से ये चुनाव करना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, टेंटेटिव। देखिए जो हाइपोथेसिस होती है रिसर्च करने से पहले, जो हम अपनी हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा टेंटेटिव होती है, वो फिक्स्ड नहीं हो सकती है। हाँ, उसी के बेस पे आगे रिसर्च हम बढ़ाते हैं, तब उसका टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तब आगे पता चलता है उसके बारे में। ये रिसर्च करने से पहले एक माना गया, एक करी गई कल्पना होती है रिसर्च करने से पूर्व, जिसका अभी तक हमने कोई टेस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट इसलिए टेंटेटिव ही होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन किस केस में अप्लाई की जाएगी। रिसर्च के कई मेथड होते हैं, तो रिसर्च का कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हम नियंत्रित एनवायरनमेंट को अपनाते हैं, कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादातर ये लेबोरेटरीज में होती हैं, तो इसमें हम कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन को अपनाते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप्स आर मीन्ड फॉर। वर्कशॉप्स किससे रिलेटेड होती हैं, किससे संबंधित होती हैं, क्यों की जाती हैं। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, यानी कि करके देखते हैं वहां पे लोग, हैंड्स ऑन साक्षात अनुभव लेते हैं लोग, ये वर्कशॉप इस मकसद से होती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च टूल। इनमें से कौन सा एक रिसर्च टूल है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, ये क्वेश्चनायर एक रिसर्च टूल है। रिसर्च टूल का मतलब उन सभी टेक्निक्स से होता है जिनके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सब रिसर्च टूल कहलाते हैं। तो गिवन ऑप्शन में क्वेश्चनायर एक रिसर्च टूल है। नेक्स्ट है 29, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट। रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाएगा अगर इसमें गिवन ऑप्शंस में से एक फीचर होगी तो कौन सा ऐसा केस है जब उसको एथिकल नहीं माना जाएगा। एथिकल का मतलब होता है कि कोई चीज का नैतिक होना, नैतिक यानी कि समाज की नजर में उस चीज का अच्छा होना, एथिकल। अब एथिकल ना होना कब माना जाएगा, किस केस में माना जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट। देखिए रेस्पोंडेंट वो होते हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिन लोगों का हम डेटा ले रहे हैं उनकी प्राइवेसी और एनोनिमिटी बनी रहनी चाहिए। प्राइवेसी का मतलब है उनकी निजता बनी रहनी चाहिए, निजता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एनोनिमिटी का मतलब होता है कि उनके बारे में किसी को पता ना चले, यानी कि हम उनके कह देते हैं कि आप जो जवाब दे रहे हैं आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।
अगर हम इस बात को इंश्योर नहीं कर पाते हैं, हम उनकी प्राइवेसी को या एनोनिमिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, लोगों को हम बता देते हैं, तो ये रिसर्च में अच्छा नहीं माना जाएगा, एथिकल नहीं माना जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल जिसमें लोगों के रिसर्च पेपर छापे जाते हैं, ऐसी पत्रिका, ऐसी मैगजीन, उसका जो क्वालिटी का इंडिकेशन इनमें से क्या है, कौन सी चीज की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि ये क्या क्वालिटी है किसी जर्नल की। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन है इंपैक्ट फैक्टर। एक जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर से हम अंदाजा लगाते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट है गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स। अब गुड रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है, यानी कि कौन से प्रैक्टिस को, कौन से इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी प्रैक्टिस को, किस कार्य को, किस एक्टिविटी को गुड रिसर्च एथिक माना जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, असाइनिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी या रिसर्च स्टूडेंट ओनली। यानी कि एक जो रिसर्च प्रॉब्लम दी जाए गाइड के द्वारा वो एक ही रिसर्च स्टूडेंट को या पीएचडी वाले को दी जाए। ऐसा ना हो कि एक ही प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डेविएट करके अलग अलग लोगों को दे दें, तो इसको एथिकल नहीं माना जाएगा। ज्ञान में वृद्धि तभी होगी जब हर एक स्टूडेंट अलग अलग एरिया पे, अलग अलग चीज पे रिसर्च करेगा, ताकि जो जानकारियां हैं वो ज्यादा आएंगी, नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो मेथड है उसके बारे में बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हम रैंडम सैम्पलिंग तो करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही करते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड करते हैं, स्ट्राटा बना के करते हैं। ये तब होता है कि जब सारी यूनिट्स एक जैसी बिल्कुल ना हो, होमोजेनिटी ना हो, कुछ कुछ अंतर होता है, तो उनके स्ट्रेटा बना लिए जाते हैं, ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, और तब हर ग्रुप में से रैंडमली आइटम सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उस ग्रुप में जितनी यूनिट्स हैं उनके प्रोपोर्शनेटली। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। बाकी ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो टोटल डेटा है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें से कुछ डेटा को चुन लेना, ये सैम्पलिंग होता है। जैसे 10 लाख लोग हैं, अब 10 लाख लोगों का डेटा हम नहीं जुटा सकते। अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड जानना चाह रहे हैं तो हमने रैंडमली 1000 लोगों का डेटा जुटाया, तो ये 1000 सैंपल हो गया। और जो 10,000 या 1 लाख जो पूरे लोग थे वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हो गया या पॉपुलेशन हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेज इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट। ज्यादातर रिसर्च पेपर्स जो होते हैं तो उनको एपीए फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब ये एपीए फॉर्मेट इनमें से कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें ये तरीका होता है कि राइटर का सरनेम पहले लिख देते हैं, फिर उसका नाम का शॉर्ट लिख देते हैं, फिर जो ईयर होता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर जो टॉपिक है उसको पूरा लिख देते हैं, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर फुल स्टॉप लगाते हैं और फिर प्लेस का नाम लिख देते हैं। तो ये तरीका होता है, प्लेस का और पब्लिशर का नाम लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है 34। इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स हैं और इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है हमको। इनमें से सही सीक्वेंस कौन सा होगा, तो स्टेप्स को पढ़ लें एक बार और करेक्ट सीक्वेंस लगाने की कोशिश करें। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को, देन लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी तय की जाती है, कौन सा मेथड अपनाएंगे हम, फिर मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कलेक्शन करते हैं डेटा का, फिर उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद करते हैं उसका एनालिसिस, और फिर उसके बाद उससे रिजल्ट निकालते हैं और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इनमें से रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है इनमें से डिस्कवर करना, पता लगाना न्यू फैक्ट के बारे में, नए तथ्यों के बारे में, या फ्रेश इंटरप्रिटेशन करना नॉन फैक्ट्स की, यानी कि जो तथ्य पहले से मौजूद हैं, जो जानकारी पहले से मौजूद है उस जानकारी का फ्रेश इंटरप्रिटेशन करना, नए तरीके से इंटरप्रेट करना उसको, या नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना। ये रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है
द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। अब फंडामेंटल रिसर्च के जो सिद्धांत होते हैं, देखिए फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, और फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज को बढ़ाने के लिए की जाती है, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो इसमें थ्योरीज डेवलप होती हैं, फंडामेंटल्स क्रिएट होते हैं। अब फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल बने वो यूज कहाँ पे किए जाते हैं, किस टाइप की रिसर्च में किए जाते हैं, ये पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई समस्या आ गई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई, तो उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो ये सिद्धांत जो नॉलेज जो फंडामेंटल रिसर्च के जो सिद्धांत हैं वो हमें मदद करते हैं अप्लाइड रिसर्च में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में। नेक्स्ट है द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। साइंटिफिक रिसर्च में सीक्वेंशियल ऑपरेशंस यानी कि जो कोई साइंटिफिक रिसर्च की जाती है इसमें कुछ स्टेप्स हैं। देखिए कभी भी कोई भी जो स्टेप्स होते हैं कंप्लीटली हर एक ऑथर की थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, और जो किसी भी रिसर्च की नेचर होगी उसके अलावा अलग हो सकते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से ही हमें छांटना होता है। अब यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, इनमें से हमें सही इसका पता लगाना होगा कौन सा सीक्वेंस सही है। साइंटिफिक रिसर्च के केस में जो ऑपरेशंस की जाती हैं उनका सीक्वेंस हमें यहाँ पे चेक करना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशंस, फिर जनरलाइजेशन और फिर थ्योराइजेशन, थ्योरी बनाना। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस इज ए। एक हाइपोथेसिस है क्या, तो गिवन ऑप्शंस में से पता लगाना है हाइपोथेसिस क्या होती है इनमें से। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, सपोजिशन, यानी कि हम प्री सपोज करते हैं, कोई चीज मान लेते हैं, वही हाइपोथेसिस होती है। हम इसको प्राक कल्पना इसीलिए कहते हैं, या पूर्व कल्पना इसीलिए कहते हैं, या परिकल्पना इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम पहले ही कल्पना कर लेते हैं रिसर्च से पहले। तो हम पहले जो सपोज कर रहे होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि सही हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हमारी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, तो इसलिए उसको सपोजिशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो। मान लीजिए आप इंडिया में नेशनल बैंक के वर्किंग एफिशिएंसी की जांच करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे सैम्पलिंग के लिए, यानी कि डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे उसके लिए। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यहाँ पे मल्टी स्टेज सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है जब हर स्टेज पे स्मॉलर यूनिट्स हम कलेक्ट करते हैं। ये एक तरह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है क्लस्टर सैंपलिंग की। जैसे क्लस्टर बनाए जाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इंडिया में जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें कई स्टेजेज में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है 40, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज साइंटिफिक थ्योरी। देखिए हाइपोथेसिस तो पहले की गई कल्पना है, ये अभी थ्योरी नहीं बनी है। हाइपोथेसिस जब टेस्ट हो जाएगी और सत्य सिद्ध हो जाएगी तब वो एक थ्योरी का रूप ले लेती है, लेकिन उससे पहले ये थ्योरी नहीं हो सकती है। हाइपोथेसिस केवल एक की गई कल्पना मात्र है। हाइपोथेसिस, बाकी जो स्टेटमेंट वो सही है। हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिमिटेड एविडेंस के आधार पे तैयार होती है हाइपोथेसिस केवल। हाइपोथेसिस इज ए बेस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। ट्रूथ के अजम्पशन लिए बिना हमारा एक हाइपोथेसिस रीजनिंग होती है। हाइपोथेसिस ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फेनोमेनन। एक फेनोमेनन का ये प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है जो हम प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं। ये हो सकता है सही हो सकता है नहीं हो। नेक्स्ट है 41, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद द। अब सैम्पलिंग एरर, देखिए जब सैंपल लेते हैं तो हो सकता है हमारे सैंपल्स में कमियां रह जाएं, तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर सैंपल की वजह से होती है कि अगर सैंपल कम रह गया तो हमारी जो सारी यूनिट्स हैं वो इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, वो जो हमने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंट नहीं करता पूरे ग्रुप को। तो ऑप्शंस में पूछा गया है कि वो सैम्पलिंग एरर कैसे डिक्रीज हो सकती है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इंक्रीज इन सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ा दो। अगर 10,000 में से हम मान लो पहले 100 आदमियों का डेटा ले रहे थे, हो सकता है 100 आदमियों में हर तरह का आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाए, इसलिए हम 10,000 में से मान लो 1,000 का लेंगे, तो चांसेज बढ़ जाते हैं कि अब ज़्यादातर टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएंगे। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होता है सैम्पलिंग एरर की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
नेक्स्ट है इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, सैम्पलिंग के केस में लॉटरी मेथड यूज किया जाता है किस केस में या किस काम के लिए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, रैंडमाइजेशन के लिए। लॉटरी मेथड अपनाया जाता है रैंडमाइजेशन, यानी कि जब हम रैंडम कलेक्ट करना चाहते हैं डेटा। रैंडम का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर, हम प्री फिक्स्ड नहीं कर रहे हैं, हम रैंडम ले रहे हैं। रैंडम का मतलब होता है हर इकाई को चुने जाने की बराबर संभावना रहती है। तो लॉटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हर इकाई को चुनने की छूट होती है। जैसे आपने 100 पर्चियां बना दी और आप उनमें से कोई एक छांट ली, तो किसी ने देखा नहीं किसकी पर्ची आ रही है, तो सभी के चुने जाने की संभावना बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, बहादुर शाह जफर मार्ग पे। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश्ड, यूजीसी इस्टेब्लिश किस वर्ष में हुआ था, यह इसमें पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में। हालांकि यूजीसी अस्तित्व में तो आ गया था 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में, लेकिन यूजीसी एक्ट जो बना था, यानी कि जब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, तो वो 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत, यूजीसी एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में। नेक्स्ट है इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया। भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनकी संख्या बतानी है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी 7। 7 इस तरीके से है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और दिल्ली के अलावा बाकी 6 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली तो हेडक्वार्टर हो गया, और इसके अलावा इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो हैं पुणे में, भोपाल में, पुणे महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, इसके अलावा कोलकाता, इसके अलावा हैदराबाद, इसके अलावा गुवाहाटी, इसके अलावा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह कुल मिलाकर के 7 हो जाते हैं दिल्ली को मिलाकर के। 6 इसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए नेचुरली 7 होगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके रीजनल ऑफिसेज की संख्या बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 NCTE के रीजनल ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट है 47 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो स्टैंडर्ड्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके मेंटेनेंस के लिए और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूजीसी इज फॉल्स, इनमें से यूजीसी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, रॉन्ग है, ये उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, इट मॉनिटर्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये रॉन्ग है, ये हायर एजुकेशन के संदर्भ में है केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बाकी इसके बारे में सारे जो तीनों फैक्ट हैं ये सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल एजुकेशन इज फॉल्स, इंटरनेशनल एजुकेशन के संदर्भ में इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, रॉन्ग हैं, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स बिकम इंडियन आइकन्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज आफ्टर स्टडीइंग इन इंडिया। तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है, इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सही हैं, स्टूडेंट एक्सेस करते हैं लेटेस्ट नॉलेज और एडवांसमेंट, स्टूडेंट फर्स्ट हैंड एक्सपोजर लेते हैं कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ अदर कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज अट्रैक्ट करते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को, उनको बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये किससे संबंधित है? WTO के एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए,
उन्हीं में से एक एग्रीमेंट है WTO का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। उसमें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्री फ्लो ऑफ एजुकेशनल ट्रेड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इससे संबंधित है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज में एजुकेशन का टॉपिक। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो फ्री फ्लो को ही वकालत करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार को बढ़ाने के लिए ही हैं वो। तो जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो एजुकेशनल ट्रेड सर्विसेज के बारे में बढ़ाने की बात करता है। इंटरनेशनल लेवल पे फ्री फ्लो होना चाहिए, रोक थाम नहीं होनी चाहिए एक देश से दूसरे देश में एजुकेशनल सर्विसेज के लेन देन के ऊपर। तो ये इसके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। इन 50 क्वेश्चंस का आप PDF चाहते हैं तो ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो PDF आपके सामने है ये PDF एज इट इज आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर सबसे पहला वही लिंक है, उस पर लिखा है टीचर प्रेपरेशन के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप वहां से ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में और भी PDF इस टाइप के आपको मिलेंगे। हर यूनिट पे मैं तकरीबन 50-50 क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को रीड करें और इनसे रिलेटेड और भी डेटा जुटाएंगे तो आपके इस पेपर की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है।